हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। बच्चों, मैं आप लोगों के साथ आज स्टार्ट करने जा रहा हूं सैलरी की रिवीजन। ठीक है। ये वीडियो दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए ये रिलेवेंट है। ठीक है। और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नाउ सैलरी की रिवीजन के लिए बच्चों मैं आपको बता दूं, ये पहले तो आपकी रिवीजन है, तो आप लोग ऑब्वियसली कंटेंट कवर कर चुके होंगे। मेरे साथ आप सिर्फ रिवाइज करने वाले हो। ठीक है। तो हम लोग रिवाइज का स्टार्ट करें। सेक्शन नंबर 15 से लेकर 17, आपको पता है इनकम एंड सैलरी 15 से लेकर 17 तक कवर होता है। हाँ, बट सेक्शन 10 में भी काफी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इसके अंदर होते हैं, जैसे कि एग्जेम्पशंस होती हैं इसके अंदर। नाउ अगर फॉर्मेट की बात करें तो ये है बेसिक पे, डीए, कमीशन, बोनस, जिसमें चारों फुली टैक्सेबल होते हैं। इसके अलावा एचआरए होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, नोटिफाइड अलाउंसेस होते हैं, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव, सैलरी, रिट्रेंचमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, परक्विजिट्स और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, ये सब ग्रॉस सैलरी में आता है। इसके अलावा डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 16(1) है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) एंटरटेनमेंट और 16(3) प्रोफेशनल टैक्स। बच्चों मैं आपको बता दूं, इसी चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों के साथ अमेंडमेंट भी डिस्कस करने वाला हूं, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है सैलरी की, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं लास्ट में रिलेटेड टू दिस न्यू रिजीम, कि न्यू रिजीम के अंदर ऐसे क्या बातों का ध्यान देना है। तो सब कुछ इसी वीडियो के अंदर कवर होने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ सेक्शन, ठीक है, ये तो हो गई हमारी फॉर्मेट आप लोगों को पता है। मैं वैसे प्रैक्टिस नहीं कराने वाला हूं, थियोरेटिकल फटाफट रिवाइज करा रहे हैं। सेक्शन नंबर 15 है बेसिस ऑफ चार्ज, जहां पे बोला जाता है दैट सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर। भाई ड्यू और रिसीट में से जो भी पहले होगा उस बेसिस पे सैलरी टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है। और अगर सैलरी को टैक्स कर दिया ऑन रिसीट बेसिस, देन इट कैन नॉट बी टैक्स्ड अगेन व्हेन इट बिकम्स ड्यू। एक बारी अगर सैलरी पे टैक्स लगा दिया रिसीट बेसिस पे, तो ये दोबारा टैक्स नहीं लगेगा जब वो ड्यू होगा। ये बात तो सबको पता ही है कि भाई एक ड्यू डेट होती है, एक रिसीट होती है, बट व्हिचएवर इज अर्लियर देखते हैं। तो बच्चों का सवाल होता है सर एडवांस में भी टैक्स लगता है, तो यस एडवांस में भी टैक्स लगता है। अगर सैलरी आज एडवांस में मिल जाए तो टैक्स लग जाएगा। जैसे अगर मान लो अप्रैल और मई मंथ, जो कि अगले साल का अप्रैल और मई मंथ है, उसकी सैलरी मैंने एडवांस में रिसीव कर ली मार्च में, तो 14 महीने की सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी इस साल में। बट क्या नेक्स्ट ईयर में होगी? नेक्स्ट ईयर में 10 महीने की होगी। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, तो इसीलिए लिखा है ना कि सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस देन इट कैन नॉट बी टैक्स्ड अगेन व्हेन इट बिकम्स ड्यू। बच्चों अब आते हैं फॉर्मेट के पॉइंट्स के ऊपर, जैसे कि नंबर 1 आता है बेसिक पे। बेसिक पे दोस्तों एक फिक्स्ड पेमेंट है एंड इट इज फुली टैक्सेबल, और इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, बस याद रखना है बेसिक पे एक फुली टैक्सेबल होता है। ग्रेड स्केल होता है एक, उसके ऊपर एक पॉइंट जरूर एग्जाम में आता है कि उस पर कोई क्वेश्चन बन सकता है, जैसे 10,000, 500, 12,000। इसका क्या मतलब होता है इस ग्रेड स्केल का? इसका मतलब होता है जब आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर, जब आप जॉब ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी 10,000 रुपए है। एवरी ईयर इंक्रीमेंट है 500 रुपए का, तो आपकी सैलरी हो गई 12,000 हर साल इंक्रीमेंट कर करके। 10,500, उसके अगले साल 11,000, फिर 500, 11,500, फिर 12,000। एवरी ईयर इंक्रीमेंट होता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 1,000 रुपए की इंक्रीमेंट। तो ये ग्रेड स्केल डिपेंड करता है, चेंज होता है, हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। आपको बस देखना है कि आपको जो ग्रेड स्केल दिया है, अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10,000 रुपए पर है, तो उसके बाद एवरी ईयर इंक्रीमेंट होगा। और इस तरीके से इंक्रीमेंट जो है पहले से फिक्स होते हैं ग्रेड स्केल के अंदर ही जो लिखे होते हैं। बस, तो ये काम आता है ये सैलरी फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी पूरे साल भर में क्या सैलरी थी। ये इंक्रीमेंट्स देखने होते हैं। इसके अलावा डीए की बात करें तो डियरनेस अलाउंस, इट इज अ फिक्स्ड पेमेंट जो कि इन्फ्लेशन के खर्चों को मीट आउट करने के लिए दिया जाता है। किसके लिए? इन्फ्लेशन के खर्चों को मीट आउट करने के लिए। डीए फुली टैक्सेबल होता है दोस्तों। अगर डीए दो टाइप के होते हैं, फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग। जो फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग, बच्चों अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो नॉट फॉर्मिंग मान लो। वैसे मैं आपको बता दूं, सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट तो डीए फॉर्मिंग पार्ट मान लेता है क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप लोग फॉर्मिंग पार्ट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फॉर्मिंग मानो नॉट फॉर्मिंग मानो, आंसर में थोड़ा सा फर्क आएगा। इसीलिए अगर स्टडी मैट के हिसाब से चलना है तो फॉर्मिंग पार्ट मान लो क्वेश्चन साइलेंट के केस में। ठीक है, मैंने यहां नॉट फॉर्मिंग पार्ट लिख दिया है, आप लोग फॉर्मिंग मान लो। ठीक है, आगे आ जाओ। कमीशन, कमीशन एक इंसेंटिव है दैट इज फुली टैक्सेबल
बात तो ठीक है, कमीशन पे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। मैंने आपको पहले ही बताया, बेसिक पे, डीए, कमीशन, बोनस चारों फुली टैक्सेबल होते हैं। कमीशन इंसेंटिव फुली टैक्सेबल है। ये दो टाइप का होता है, फिक्स कमीशन और परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। फिक्स कमीशन कैन बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, ठीक है। और अगर साइलेंट हो, कुछ ना लिखा हो, तो फिक्स कमीशन मान लेंगे, ठीक है जी। आगे आ जाओ दोस्तों, बोनस के बारे में बात करें तो बोनस है चौथे यहां पर, फोर्थ पॉइंट। बोनस भी एक इंसेंटिव है जो कि जनरली कोई ओकेजन्स पे दिया जाता है, जैसे दिवाली बोनस, न्यू ईयर बोनस, एनिवर्सरी बोनस, कंपनी की एनिवर्सरी। नाउ फुली टैक्सेबल होता है बोनस बच्चों, बट बोनस के अंदर खास बात यह है कि सेक्शन 15 नहीं लगता है। सेक्शन 15 इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब जैसे सेक्शन 15 कहता है ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, तो भाई बोनस में कभी ड्यू नहीं होता। बोनस कंपनी अपनी मर्जी से देती है। कंपनी में प्रॉफिट होता है तो देते हैं, नहीं होता है तो नहीं देते। इसी रीजन से बोनस कभी फुली टैक्सेबल नहीं होता। दोस्तों आगे आ जाते हैं एचआरए पर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 10 क्लॉज 13 है, ये एग्जेम्पशन का सेक्शन है। सेक्शन 10 का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ तो एग्जेम्पशन होगी। तो हाउस रेंट के खर्चों के लिए कंपनी जब आपको पैसा देती है तो इसमें 3 लिमिट्स होती हैं बच्चों। नंबर 1 एक्चुअल एचआरए रिसीव, नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, नंबर 3 50% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, 40% ऑफ सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हो। सैलरी का मतलब यहां पर क्या है? सैलरी का मतलब है बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन से वाला? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बेबी सैलरी बोलता हूं मैं अपने बच्चों को, समझाता हूं तो बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये इसका फिक्स फॉर्मूला है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी, बाकी सारी नॉन मेट्रो सिटी। ओके, फेयर रेंट और ये एफआर और एएस का मतलब क्या है? फेयर रेंट और एडवांस सैलरी टू बी इग्नोर, ठीक है। एडवांस सैलरी कुछ दिया हो, फेयर रेंट दिया हो, इसको इग्नोर करना है। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से बनाया ताकि आपके लिए समराइज नोट्स हो। चेंज ऑफ फैक्टर, चेंज ऑफ फैक्टर अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर चेंज होता है क्या? यही इनमें से कुछ भी, जैसे बेसिक पे चेंज हो गया, रेंट चेंज हो गया, एचआरए चेंज हो गया, डीए चेंज हो गया, कमीशन चेंज हो गया ड्यूरिंग द ईयर, तो ऐसे केस में हम अपनी एचआरए की एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब साल शुरुआत हुआ उस डेट से लेकर जब चेंज हुआ, ठीक है, उस डेट से लेकर जब चेंज हुआ, और फिर चेंज वाली डेट से लेकर लास्ट साल के एंड तक हम लोग उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं अपनी एग्जेम्पशन को। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद आ जाता है दोस्तों एंटरटेनमेंट अलाउंस, सेक्शन नंबर 16(2). ये भी एक अलाउंस है, बट इसके अंदर मैं आपको बता दूं ये फुली टैक्सेबल होता है, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं होती है एंटरटेनमेंट अलाउंस पे। नाउ मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स, इसमें डिडक्शन मिलती है, बट सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स इज अलाउड एज डिडक्शन। पहली एक्चुअल रिसीव, सेकंड 20% ऑफ बेसिक पे, और थर्ड 5000 पर एनम। तीनों में से जो सबसे लोअर होगा वो अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। याद रहे कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डिडक्शन मिलती है, प्राइवेट एम्प्लॉइज को डिडक्शन नहीं मिलती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? प्राइवेट एम्प्लॉइज हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, पहले टैक्सेबल तो ऊपर होगा जितना मिला है, और फिर नीचे सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाएगी बस। देखो ठीक इसी तरीके से, ये देखो प्राइवेट एम्प्लॉइज मैंने लिखा है ना ऊपर, ये प्राइवेट एम्प्लॉइज हो गया, ये जितना मिला है वो वहां लिख दिया, डिडक्शन उसको मिलनी नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें तो ऊपर जितना भी लिख दिया, जितना मिला है वो लिख दिया, फिर डिडक्शन जो है आपको लास्ट टू लास्ट 5000 से ज्यादा तो मिल नहीं सकती। नोटिफाइड अलाउंसेस बच्चों सेक्शन 10 क्लॉज 14 में आता है, जिसके अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ये कैटेगरी 1 है, जो अलाउंस कितना रिसीव हुआ उसमें से खर्चे कितने हुए, विच एवर इज लेस वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा बच्चों। और इसके अंदर आता है हुड्डा सिटी अलाउंसेस। क्या बोलते हैं? हुड्डा सिटी। एच से हेल्पर, यू से यूनिफॉर्म, डी से डेली, ए से एकेडमिक, सी से कन्वेंस, टी से ट्रेवलिंग। मैं बच्चों याद करवाता हूं आपको, हुड्डा सिटी, एच से हेल्पर, यू से यूनिफॉर्म, डी से डेली, ए से एकेडमिक, सी से कन्वेंस, टी से ट्रेवलिंग। ये अलाउंसेस ऐसे अलाउंसेस हैं जिनको हम खर्चों से कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? खर्चों से। जितना खर्चा होगा उससे कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लेस वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैटेगरी 2 में जो अलाउंसेस होते हैं इसको हम एग्जेम्पशन लिमिट से कंपेयर करते हैं। जितनी एग्जेम्पशन लिमिट होती है हम उससे कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लेस वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में बच्चों एग्जेम्पशन लिमिट है 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, बच्चे 2 ही अच्छे। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, बच्चे 2 ही अच्छे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप लोगों के लिए एग्जेम्पशन है 3200 रुपए महीना। ट्राइबल एरिया अलाउंस की अगर हम बात करें तो वहां पर 200 रुपए पर मंथ,
और अंडरग्राउंड अलाउंस की बात करें तो 800 रुपए पर मंथ की एग्जेम्पशन है। और मैंने आपको बताया हुआ है इसके अलावा भी बहुत सारे कैटेगरी 2 में अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि हिली एरिया, बॉर्डर एरिया, वो याद करने की जरूरत नहीं है, बट अदरवाइज अगर आपको देखना है तो मेरी बुक के अंदर मिल जाएंगे। बट इसमें क्या होता है, इसमें कोई खर्चे नहीं देखते। कैटेगरी 2 अलाउंसेस में हम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं देंगे, बस ये बात का ध्यान रखना है, जितना मिला उससे ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी जितनी एग्जेम्पशन लिमिट है। याद रहे ये एग्जेम्पशन लिमिट भी तभी है जब आप इंडिया में हो। अगर आप कोई बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो बाहर बच्चों के लिए ये एग्जेम्पशन नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एग्जेम्पशन है, ये बात भी ध्यान देना। कैटेगरी 3 में वो अलाउंसेस आते हैं, सिर्फ एक ही अलाउंस आता है, वैसे वो भी क्यों बोलूं, एक ही अलाउंस आता है, इसका नाम है फिक्स या पर्सनल अलाउंस, और ये भी सिर्फ ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉइज को मिलता है। किसको मिलता है? ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉइज को मिलता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? और इसमें एग्जेम्पशन लिमिट का क्राइटेरिया सबसे अलग है, इसलिए इसका कैटेगरी 3 है। 70% ऑफ अलाउंस रिसीव और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 70% ऑफ अलाउंस रिसीव और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिसके इसमें कोई भी कैटेगरीज में, तीनों कैटेगरीज में जो अलाउंसेस ना हो वो फुली टैक्सेबल हो जाते हैं, जैसे कि लंच अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी, सर्वेंट अलाउंस, ठीक है, मेडिकल अलाउंस, ऐसे कोई भी अलाउंसेस जो आपने नहीं सुने ना कहीं पे भी, तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। अच्छा, ये जो अलाउंसेस हैं फॉलोइंग एम्प्लॉइज को फुली एग्जेम्प्ट है। भाई साहब बताओ कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनको अलाउंसेस फुली एग्जेम्प्ट है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, एम्प्लॉइज वर्किंग इन यूएन, जैसे WHO, WTO में काम करने वाले स्पेशल लोगों, और इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु हैज बीन पोस्टेड अब्रॉड, ऐसे इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कि बाहर अब्रॉड पोस्टेड है, ठीक है, इंडियन एम्बेसी में काम करने वाले लोग, और सेंचुरी अलाउंस जो कि पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए दिया जाता है चेयरमैन, रिटायर्ड चेयरमैन, मेंबर, रिटायर्ड मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पता है ना, आईएएस एग्जाम कंडक्ट कराने वाले लोग, उनका जो बोर्ड है उसमें चेयरमैन, रिटायर्ड चेयरमैन जो भी रह गए और मेंबर या रिटायर्ड मेंबर है कोई, तो उनको जो सेंचुरी अलाउंस दिया जाता है जो कि पर्सनल आइटम्स के लिए होता है, पर्सनल खर्चों के लिए होता है, अगर गवर्नमेंट उनको पैसा देती है तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बताओ, अलाउंसेस आर फुली एग्जेम्प्ट टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, एम्प्लॉइज वर्किंग इन यूएन, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज बीन पोस्टेड अब्रॉड, इनको तो कोई भी अलाउंस मिले फुली एग्जेम्प्ट है। और यूपीएससी में काम करने वाले मेंबर, रिटायर्ड मेंबर, चेयरमैन, रिटायर्ड चेयरमैन को अगर सेंचुरी अलाउंस मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है। ग्रेचुटी की बात करते हैं तो ग्रेचुटी सेक्शन 10(10) में एग्जेम्पशन मिलती है बच्चों। ग्रेचुटी के अंदर दो केस होते हैं, एक ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब, एक आफ्टर रिटायरमेंट रेजिग्नेशन। ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब होगा तो फुली टैक्सेबल, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। और अगर आफ्टर रिटायरमेंट की बात करेंगे तो इसमें दो केस होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जेम्प्ट बच्चों। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन भी क्लैरिटी दी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? एनी अदर एम्प्लॉय में बात करें तो एनी अदर एम्प्लॉय में दो केस होते हैं, या तो अब ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई हो रहा है, ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। वैसे आपको याद होगा ग्रेचुटी एक्ट तब अप्लाई होता है जब पिछले 12 महीनों में किसी भी एक दिन 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स ने कंपनी में काम किया है तो उनके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लग जाता है। और एक बार लग जाता है ना तो जिंदगी भर में लग जाता है, समझ गए बात? सो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अगर अप्लाई हो गया तो एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे? नंबर 1 एक्चुअल रिसीट, नंबर 2 मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और लास्ट लिमिट है जो कि जीवन भर की फिक्स्ड एग्जेम्पशन लिमिट है, वो है 20 लाख। बच्चों मंथली सैलरी, क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई हो रहा है ना, तो ग्रेचुटी एक्ट के हिसाब से सैलरी की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। बेसिक पे, डीए, ऑल टाइप्स, बेसिक पे, डीए, ऑल टाइप्स, ठीक है, ये यहां पर आ जाता है बेसिक पे प्लस डीए ऑल टाइप्स। ये बात मेरे ख्याल से हमने बेसिक पे प्लस डीए ऑल टाइप्स ये यहां लिखी है, बेसिक पे प्लस डीए ऑल टाइप्स है ना। और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ये रहे, व्हाइल कंप्यूटिंग नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। बच्चों क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट है, ग्रेचुटी एक्ट एक लेबर लॉ है, तो वहां पर गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि हम लोग किसी तरीके से इंप्लॉइज को ज्यादा से ज्यादा ग्रेचुटी दिलवा सकें, तो इसलिए जो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स है उसमें राउंड ऑफ करने का क्राइटेरिया अपनाया है कि अगर 6 मंथ से ऊपर एक भी दिन या एक महीना हुआ तो उसको पूरा 1 साल मान लेंगे, और अगर 6 मंथ या उससे कम हुआ तो उसको इग्नोर कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये ग्रेचुटी निकालने का तरीका है। पहली तो फॉर्मूला, और थर्ड लिमिट जो है फिक्स है 20 लाख। अगर ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है तो कौन सा एक्ट अप्लाई हो रहा है? इनकम टैक्स एक्ट। तो उस केस में इनकम टैक्स वालों ने कुछ अलग डेफिनेशन दी है। कह रहा है पहला तो एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, पहली लिमिट एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव। अगर एवरेज सैलरी, दूसरी लिमिट क्या होगी?
जो ग्रेचुटी को कैलकुलेट करने के लिए है, बट इनकम टैक्स वालों का फॉर्मूला अलग है। एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और लास्ट लिमिट है 20 लाख। एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज सैलरी का क्या मतलब है? एवरेज सैलरी मींस एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस महीने में आप रिटायर हुए हो उससे पहले के 10 महीनों का एवरेज करना है, और उस 10 महीनों में एवरेज किस चीज का करना है? बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन से वाला? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। क्या ये बात सबको समझ में आती है? बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग पार्ट और कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ एवरेज सैलरी तो समझ में आ गई, एवरेज सैलरी 10 महीनों की करनी है, बस ये बात का ध्यान रखना है। और सैलरी तो वही है जो हमने एचआरए में भी पढ़ी थी, ये वाली। तो इनकम टैक्स एक्ट का फॉर्मूला सैलरी के डेफिनेशन का एक जैसा ही होता है, पूरे पूरे मतलब इस आपको पूरे के पूरे सैलरी के नोट्स में आपको इस तरीके से मिलेगा। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर में मंथ्स और डेज को इग्नोर करना होता है। तो अगर 11 साल 2 महीने या 11 साल 7 महीने 11 साल 9 महीने भी काम किया है तो 9 महीनों को इग्नोर करना है, सिर्फ 11 साल माना जाएगा यहां पर। और लास्ट लिमिट 20 लाख जो कि जीवन भर की मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है। याद रखेंगे ये लोग। तो भाई ये आपको ग्रेचुटी हो गया। पेंशन में आ जाते हैं सेक्शन 10(10)(a). पेंशन है सेक्शन 10(10)(a), जिसके अंदर पेंशन दो टाइप की होती है, कम्यूटेड अनकम्यूटेड। कम्यूटेड अनकम्यूटेड। कम्यूटेड, अगर मैं अनकम्यूटेड की पहले बात करूं तो ये होती है मंथली क्वार्टरली, और जो मतलब जो हर महीने के महीने या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पीरियोडिकली मिलती है, ये फुली टैक्सेबल होती है बच्चों, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। कम्यूटेड पेंशन की बात करें जो कि लमसम मिलती है, इसके अंदर दो केस होते हैं, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर एनी अदर एम्प्लॉय हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी डेफिनेशन है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इनको अगर मिलती है तो ये फुली एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। जबकि एनी अदर एम्प्लॉय है तो इसमें दो केस है, या तो ग्रेचुटी रिसीव हो रही है या ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही है। अगर ग्रेचुटी रिसीव हो रही है तो 1/3 ऑफ द टोटल कमिटेबल पेंशन इज एग्जेम्प्ट, और अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही है तो हाफ ऑफ द टोटल कमिटेबल पेंशन इज एग्जेम्प्ट। ये टोटल कमिटेबल पेंशन कैसे निकाली जाती है? टोटल का मतलब होता है ये जो टोटल दिया हुआ है ऊपर, ये पेंशन इज नथिंग बट टोटल कमिटेबल पेंशन। इसको निकालने के लिए एग्जामिनर हमेशा एक हिंट देता है कि जैसे लिख देगा 60% ऑफ टोटल पेंशन हैज बीन कम्यूटेड फॉर 1,50,000, तो इसका मतलब है कम्यूटेड पेंशन 150 है, तो इसको टोटल कैसे निकालोगे? 150 डिवाइड बाय 60 into 100, तो टोटल कमिटेबल पेंशन ये आ जाएगा। और फिर इसके बाद आपको देखना है कि ग्रेचुटी आपको मिल रही है नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो 1/3 एग्जेम्पशन मिलेगी इस अमाउंट का, 1/3, और अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो हाफ मिल जाएगी एग्जेम्पशन। लीव सैलरी की बात करते हैं, सेक्शन 10(10)(a). लीव सैलरी में कंपनी आप एम्प्लॉय को अनअवेल्ड लीव्स के लिए, जो छुट्टियां अपने पेड जो कंपनी की तरफ से मिलती हैं बट वो आपने नहीं ली, उसके पैसे मिलते हैं। और अगर आपने छुट्टियां नहीं ली तो उसके जो पैसे मिल रहे हैं उस पर टैक्स के ट्रीटमेंट कैसे होगी? तो बच्चों देखो, लीव सैलरी में दो केस हो सकते हैं, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब भी ले सकते हो, आफ्टर रिटायरमेंट भी ले सकते हो। अगर ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब लेते हो फुली टैक्सेबल, आफ्टर रिटायरमेंट रेजिग्नेशन लेते हो तो इसके अंदर दो केस होंगे, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दो ही आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वाले, दे आर फुली एग्जेम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो 4 लिमिट्स होंगी, ये रही वो 4 लिमिट्स। पहली एक्चुअल रिसीव, सेकंड एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10, थर्ड एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय लीव्स अनअवेयर, और लास्ट लिमिट जो कि अमेंडमेंट है 25 लाख रुपए है। समझ गए बात? पहले 3 लाख हुआ करता था। तो एक्चुअल रिसीव, सेकंड एवरेज सैलरी इंटू 10, थर्ड एवरेज सैलरी इंटू लीव्स अनअवेयर, और फोर्थ लिमिट 25 लाख रुपए। ये एवरेज सैलरी क्या है? एवरेज सैलरी का मतलब क्या है? एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। बेटा यहां पे लिखा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले के 10 महीनों का एवरेज करना है। ओके, डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले। अच्छा, ग्रेचुटी में मंथ ऑफ रिटायरमेंट से पहले, यहां डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले के 10 महीने। ओके, एवरेज कर लिया। नाउ सैलरी क्या है? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट है ना, तो सैलरी का वही फॉर्मूला, बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन से वाला? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, और एवरेज सैलरी इनटू 10 हमारी सेकंड लिमिट होगी। थर्ड है एवरेज सैलरी इनटू लीव्स अनअवेल्ड। नाउ व्हाट इज लीव्स अनअवेल्ड? लीव्स अनअवेल्ड निकालने के लिए हमें एक तरफ लिखना होगा कंपनी रूल्स और एक तरफ लिखेंगे इनकम टैक्स रूल्स। कितनी छुट्टियां अलाउ की गई, ये क्वेश्चन में जनरली लिखा जाएगा कितनी छुट्टियां अलाउ की गई एज पर अकॉर्डिंग टू कंपनी, बट इनकम टैक्स के हिसाब से फिक्स है, एक साल में 30 दिन, एक साल में 30 दिन या फिर एक महीना। तो लीव अलाउड माइनस कर देंगे जितनी अवेल है,
और उसमें से बच जाएंगी अनअवेल्ड। हमें ये वाला चाहिए, हमें ये वाला चाहिए अनअवेल्ड लीव्स। इसके साथ हम लोग एवरेज सैलरी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट लिमिट 25 लाख रुपए। याद रहेगा ये भी जीवन भर की एग्जेम्पशन लिमिट है, इससे ज्यादा एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन सेक्शन 10(10)(b) में आता है बच्चों, जहां पर आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है एम्प्लॉय को एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। और इसमें ना 3 लिमिट्स होती हैं। 3 लिमिट्स हैं। नंबर 1 एक्चुअल कॉम्पेंसेशन रिसीव, नंबर 2 एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और लास्ट लिमिट जो कि फिक्स है 5 लाख रुपए। एवरेज सैलरी का मतलब है एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ 3 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो जिस महीने में आप रिटायर हुए उससे पहले के 3 महीनों का एवरेज कर दो। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हमें एवरेज 3 महीनों का लेना होता है। जनरली हम लोग 10 महीने का लेते हैं और यहां पर कितने महीने का लेंगे? 3 महीने का लेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स में, क्योंकि ये भी लेबर लॉ है, तो अगर 6 महीने से एक भी दिन ज्यादा होगा तो उसको पूरा 1 साल मान लेंगे। तो while computing number of completed year of service, days or months in excess of 6 months shall be considered as one complete year, whereas 6 months or less than 6 months should be completely ignored. 6 महीने या उससे कम में को इग्नोर कर देंगे। क्या ये बात याद रहेगी? लेबर लॉ वाला है, वही चीज रहेगी जैसे ग्रेचुटी एक्ट में पढ़ा था। तो बताओ फिर से 3 लिमिट्स। पहली एक्चुअल कॉम्पेंसेशन रिसीव, सेकंड एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और लास्ट लिमिट है 5 लाख रुपए। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन सेक्शन 10 क्लॉज 10C। बच्चों इसके अंदर है 4 लिमिट्स। आप वॉलंटरली रिटायर हो रहे हो और इसमें 4 लिमिट्स हैं। नंबर 1 एक्चुअल कॉम्पेंसेशन रिसीव, नंबर 2 मंथली सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, नंबर 3rd लिमिट मंथली सैलरी इंटू 12 इंटू बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इन द सर्विस। कितनी नौकरी बच गई, जितने साल बच गए वो इधर आ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? और लास्ट लिमिट है 5 लाख रुपए। बच्चों एज ऑफ रिटायरमेंट देखो, अगर एज ऑफ रिटायरमेंट 60 है, आपकी एज 45 ईयर्स की चल रही है, तो 15 साल बचे हैं तो 15 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? मंथली सैलरी इंटू 3 लेंगे, यहाँ पे 3 महीने की सैलरी लेंगे, और यहाँ पे 12 महीने की सैलरी लेंगे इंटू बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इन द सर्विस। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट है तो यहाँ पर मंथ्स और डेज को इग्नोर करके चलेंगे। क्या करके चलेंगे? इग्नोर करके चलेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? और सैलरी में क्या आएगा? क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट है तो सैलरी में आएगा बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन से वाला? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसके बाद आ जाता है दोस्तों परक्विजिट्स। तो ये तो हो गए रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में एग्जेम्पशंस होती हैं, वो तो आपने देख ही लिया। नेक्स्ट आता है परक्विजिट्स सेक्शन नंबर 17(2). बच्चों परक्विजिट्स में शुरुआत में करना चाहता हूं, 2 तरह के परक्विजिट्स होते हैं, 2 तरह के इंप्लॉइज होते हैं। एक होता है स्पेसिफाइड इंप्लॉई और एक होता है नॉन स्पेसिफाइड इंप्लॉई। पहले तो जान लेते हैं स्पेसिफाइड इंप्लॉई होता कौन है। 3 तरह के इंप्लॉई स्पेसिफाइड होते हैं। नंबर 1 डायरेक्टर, नंबर 2 अ पर्सन हु हैज 20% और मोर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। जब किसी का 20% या उससे ज्यादा की ओनरशिप होती है ना, तो हम कहते हैं कि उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में। ठीक है। नंबर 3 एन एम्प्लॉय ड्रॉइंग सैलरी इन एक्सेस ऑफ 50,000 पर एनम। अगर किसी की कोई विड्रॉ कर रहा है, कोई सैलरी ले रहा है 50,000 रुपए सालाना, उससे ज्यादा, तो ऐसे केस में वो स्पेसिफाइड इंप्लॉय है। तो स्पेसिफाइड इंप्लॉय कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3। डायरेक्टर इंप्लॉय, पर्सन जिसके पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, नंबर 3 जिसकी सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा हो। ठीक है। अब वो स्पेसिफाइड इंप्लॉय में खास बात क्या है? स्पेसिफाइड इंप्लॉय को सारे परक्विजिट्स जैसे टैक्सेबल होते हैं वैसे ही करने होते हैं, जबकि नॉन स्पेसिफाइड इंप्लॉयज को 5 परक्विजिट्स फुली एग्जेम्प्ट होते हैं बच्चों। कौन कौन से? मोटर कार, एजुकेशन फैसिलिटी, एलटीसी, सर्वेंट फैसिलिटी, डोमेस्टिक सर्वेंट, और गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। कह रहे हैं अगर कंपनी साल भर में किसी ऐसे इंप्लॉय को परक्विजिट्स देती है जिसकी सैलरी 50,000 से कम है, तो ऐसे केस में मोटर कार, एजुकेशन, एलटीसी, सर्वेंट या ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये वाली फैसिलिटी मिलती है तो ये फुली एग्जेम्प्ट रहेगी, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सैलरी में क्या आएगा बच्चों? सैलरी, हम ये 50,000 रुपए की सैलरी के अंदर क्या क्या काउंट करते हैं? ऑल मॉनेटरी पेमेंट्स एंड बेनिफिट्स एक्सेप्ट परक्विजिट्स। परक्विजिट्स को छोड़ के बाकी सारी मॉनेटरी पेमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। और जब हम लोग चेक कर रहे होते हैं तो डिडक्शन ऑफ सेक्शन 16 माइनस करने के बाद चेक करते हैं कि 50,000 से ज्यादा है या 50,000 से कम है। अगर 50,000 से ज्यादा है तो वो स्पेसिफाइड है, तो उसको नॉर्मली परक्विजिट सारे टैक्सेबल होंगे। और अगर साल भर में 50,000 तक है या उससे कम है तो ऐसे केस में उसको 5 परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? अब आ जाते हैं परक्विजिट्स में, जिसमें है नंबर 1 परक्विजिट रेंट फ्री अकोमोडेशन। बच्चों इस परक्विजिट में एक
चेंज है, अमेंडमेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर है तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की पहले वैल्यू निकालते हैं, और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए गवर्नमेंट हमेशा आपको देगा विच इज लाइसेंस फीस। क्या देगा आपको? लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस जो होगा वो आपके एज पर गवर्नमेंट रूल्स वो फिक्स होते हैं, वो वहां पे लिखा होगा। प्लस 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर फर्नीचर खरीद कर दिया तो उसका 10% पर एनम, और अगर किराए पर लेकर दिया तो फर्नीचर का हायर चार्जेस इसके अंदर ऐड हो जाएगा और फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हम ऐसे ही करेंगे। हालांकि जो फर्नीचर ऐड किया है ना हमने, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी ऐसे ही करते हैं। फर्नीचर तो एक सिमिलर तरीके से ऐड करते हैं, सिर्फ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का निकालने का तरीका देखना है कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होता है और इन केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय क्या होता है। एनी अदर एम्प्लॉय की बात करें तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इसके दो हिस्से कर दिए हैं। देखो ध्यान से, मैंने इसके दो हिस्से कर दिए हैं। पहले लिखा है कि बिफोर 1/9/2023 क्या होता था, क्योंकि अमेंडमेंट बिफोर 19 ऑन और आफ्टर 19 आई है, 19/23 1 सितंबर को, इसलिए अप टू पहले क्या होता था, अप टू सिटी पॉपुलेशन 10 लाख अगर आपकी पॉपुलेशन है जहां पर आपको दिया गया है रेजिडेंस, तो 7.5% ऑफ सैलरी। 10 से 15 लाख की पॉपुलेशन है उस सिटी में तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर 15 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो 15% ऑफ सैलरी। तो याद रखें आपकी पहले लिमिट यही हुआ करती थी, तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। और अगर अगर ये अकोमोडेशन जो आपको दी गई है वो 1923 के बाद दी गई है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम ये देखेंगे कि सिटी पॉपुलेशन 15 लाख से अगर कम है उस एरिया में तो 5% ऑफ सैलरी। अगर सिटी पॉपुलेशन 15 से 40 लाख के बीच है तो 7.5% ऑफ सैलरी, और अगर सिटी पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी। आज के डेट में अब ये हाईएस्ट 10% ऑफ सैलरी हो गया है, जबकि पहले क्या हुआ करता था 15। तो भाई साहब आपको देखना पड़ेगा कि आपको अकोमोडेशन कब दी गई है, तो ये बात का आपको ध्यान देना है कि अकोमोडेशन कब दी गई है, ठीक है। ओके, आगे आ जाओ। अगर अकोमोडेशन, ये तो केस हो गया अगर अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर का केस है। अगर अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर का केस है तो 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली ये तब होगा 10% ऑफ सैलरी अगर ये अकोमोडेशन 1923 के बाद दिया गया है, और 1923 से पहले तो 15% ऑफ सैलरी हुआ करता था, तो वही लगेगा, ठीक है। चांसेस यही है कि अकोमोडेशन 1923 के बाद वाला ही आया एग्जाम में, बट देखो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लोग रेडी रहो। दोनों चीजें अगर आ जाए तो आपको क्या करना होगा, आपको टुकड़े करने होंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन के। एक 1923 तक क्या करना है और फिर 1923 के बाद क्या करना है। क्या ये बात क्लियर है? सबको समझ में आती है? इसके बाद आ जाओ सैलरी में क्या क्या आएगा। नाउ सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑल टाइप्स, बोनस ओनली करंट ईयर, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जितना भी टैक्सेबल अमाउंट है, अनकॉम्प्यूटेड पेंशन आएगा और लीव सैलरी आएगा ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब, ये सब सैलरी के अंदर आएगा। होटल अकोमोडेशन अगर हम लोग देते हैं कंपनी अपने एम्प्लॉय को तो 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस व्हिचएवर इज लेस इज वैल्यू ऑफ परक्विजिट। बच्चों होटल अकोमोडेशन एग्जेम्प्ट हो सकता है अगर वो प्रोवाइड किया जाए 15 दिन तक के लिए, ठीक है, और वो इसलिए दिया गया क्योंकि इंप्लॉय की ट्रांसफर हो गई है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। तो अगर ये कारण है और 15 दिन तक के लिए दिया गया तो 15 दिन तक के लिए होटल अकोमोडेशन क्या हो जाएगा, फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। बच्चों ऑब्वियसली अगर आपसे कुछ पैसे चार्ज किए गए हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए तो वो अमाउंट वैल्यू ऑफ परक्विजिट में से क्या हो जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। नोट में एक बात लिखी है, अगर दो एकोमोडेशन दिया गया है ड्यूरिंग द ईयर, इंप्लॉयर इंप्लॉय को दो एकोमोडेशन देता है ड्यूरिंग द ईयर और वो 90 दिन तक के लिए देता है, तो दोस्तों हम वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे निकालेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक सिटी में आपको एकोमोडेशन पहले से दी हुई थी, आपकी ट्रांसफर हो गई है दूसरी सिटी में, तो आपको वहां पर भी अब एकोमोडेशन दी है, तो हो सकता है एक टाइम पे आपके पास दो एकोमोडेशन हो, तो ऐसे केस में 90 दिन तक के लिए तो गवर्नमेंट कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉसिबल है कि आपके पास दोनों जगह पे अकोमोडेशन दी गई हो, तो 90 दिन तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 90 दिन के केस में हमें क्या करना है, एक अकोमोडेशन वैल्यू लेनी है जो भी व्हिचएवर इज लोअर हो, दोनों की वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालेंगे, जो लोअर होगा वो लेंगे। बट अगर 90 दिन से ज्यादा हो गया तो ऐसे केस में द परक्विजिट विल बी चार्ज फॉर बोथ ऑफ द अकोमोडेशन, दोनों अकोमोडेशन परक्विजिट्स क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। ओके सर, वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मूवेबल एसेट, अगर हम लोग कंपनी अपने एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट देता है जैसे कि लैपटॉप कंप्यूटर देता है
तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल। अगर एनी अदर मूवेबल एसेट देता है तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने खरीद कर वो एसेट दिया है तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट हो जाएगा, और अगर किराए पर लेकर दिया है तो एक्चुअल हायर चार्जेस हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? मंथ्स और डेज को दोस्तों इसमें इग्नोर करते हैं, मंथ्स और डेज इग्नोर नहीं करते। मंथ्स और डेज तो होने ही चाहिए, मंथ्स और डेज ही होंगे इसके अंदर, सॉरी सो इग्नोर नहीं लिखा हुआ, मंथ्स और डेज लिखा हुआ है। मतलब आप इसको वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो भी ड्यूरिंग द ईयर जितना भी टाइम आपने इसको यूज किया उस हिसाब से निकालते हो, ठीक है जी। तो अगर मूवेबल एसेट कोई और होता है जैसे कि कार कंपनी, कार के लिए तो वैसे अलग परक्विजिट है। अगर कोई भी परक्विजिट हो, कोई भी चीज हो सकती है लैपटॉप कंप्यूटर के अलावा, जैसे कैमरा है, ठीक है, मोबाइल फोन है, अगर दे दिया तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट। अगर कंपनी ने एसेट खरीद कर दिया है और किराए पर लेकर दिया है तो एक्चुअल हायर चार्जेस। सेल ऑफ मूवेबल एसेट, कंपनी अपने एम्प्लॉय को एसेट बेच भी सकती है। अगर एसेट बेचा तो बुक वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस वैल्यू ऑफ परक्विजिट, जितने की बचत होगी, है ना। कंपनी कितने का बेच सकती थी? 10,000 का बेच सकती थी, बेचा कितने का? 4,000 का, तो 6,000 की बचत हो गई। तो आपको तो पता ही है बचत हमसे बर्दाश्त होती नहीं है, तो इसलिए बचत पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो 6,000 रुपए पर टैक्स लग जाएगा जो पैसे बच गए। बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम सिर्फ कंप्लीट ईयर के लिए लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट ईयर के लिए लेते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप पे 50% ऑन WDV, मोटर कार पे 20% ऑन WDV, एनी अदर मूवेबल एसेट पर 10% ऑन SLM। डेप्रिसिएशन जो है वो हम कंप्लीट ईयर के लिए लेते हैं। याद रहे, कंप्यूटर लैपटॉप पे 50% WDV, मोटर कार पे 20% WDV, एनी अदर एसेट पर 10% SLM। वैल्यू ऑफ परक्विजिट में वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन आ गया है, फोर्थ परक्विजिट। वट एवर अमाउंट ऑफ, भाई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, उस पर जो भी इंटरेस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ले सकता था वो नहीं लिया, तो वो पैसे एम्प्लॉय के बच गए, और फिर उस बचत पे क्या लगना चाहिए? टैक्स। सो वट एवर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, अब क्या कौन सा इंटरेस्ट रेट? तो इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय SBI ऑन सिमिलर लोन एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल। अगर लोन रीपे कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, है ना, तो इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर एवरी मंथ ऑन मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने का बैलेंस निकालेंगे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर लोन की किस्तें रीपे की जा रही है तो इफ एनी इंटरेस्ट अमाउंट इज चार्ज इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर लोन का अमाउंट 20,000 रुपए तक का है। नंबर 2, अगर लोन मेडिकल डिजीज की ट्रीटमेंट कराने के लिए लिया जाता है तो कोई परक्विजिट पे टैक्स नहीं लगेगा। परक्विजिट पे टैक्स कब कब नहीं लगेगा? अगर लोन 20,000 रुपए तक का है। नंबर 2, अगर लोन मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए है, डिजीज की ट्रीटमेंट कराने के लिए। क्या ये बात क्लियर है? परक्विजिट नंबर 5, वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार। इंप्लॉयर इंप्लॉय को अगर गाड़ी देता है तो इसके अंदर 3 केस होते हैं। एक, इंप्लॉयर गाड़ी भी इंप्लॉयर की, खर्चे भी इंप्लॉयर के। नंबर 2, इंप्लॉयर एम्प्लॉई, गाड़ी इंप्लॉयर की, खर्चे इंप्लॉय के। नंबर 3, इंप्लॉयर गाड़ी इंप्लॉय की, खर्चे इंप्लॉयर के। पहला केस बात करते हैं इंप्लॉयर। तो अगर केस 1 इंप्लॉयर है तो उसके अंदर 3 केस होते हैं, ऑफिशियल यूज, पार्टली ऑफिशियल, पार्टली यूज, पार्टली पर्सनल, और एक है सिर्फ पर्सनल। अगर ऑफिशियल यूज है तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या हो जाएगा? निल। पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल है तो 2 केस होंगे, अगर छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है। छोटी गाड़ी मतलब 1.6 लीटर तक की क्यूबिक कैपेसिटी वाली गाड़ी। अगर छोटी गाड़ी है तो 1,800 रुपए पर मंथ प्लस 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर के, वो टैक्सेबल हो जाएंगे। और अगर बड़ी गाड़ी है तो 2,400 पर मंथ प्लस 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर के, ये टैक्सेबल हो जाएंगे। बच्चों याद रखें, डेज को इसमें इग्नोर करना होता है। तो अगर आपने 4 महीने 3 दिन के लिए गाड़ी यूज करी तो 3 दिन को इग्नोर करो, सिर्फ 4 महीने काउंट करेंगे। इज दैट क्लियर? गाड़ी अगर पर्सनल यूज के लिए है तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार, ठीक है, वो आपको टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर गाड़ी किराए पर लेकर दी है तो गाड़ी का जो किराया है वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा तुम्हें। रनिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि कंपनी पे कर रही है रनिंग एक्सपेंसेस और पर्सनल यूज के लिए कर रही है आपके, तो भाई साहब पूरा आपको अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, और ड्राइवर की सैलरी पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अगर कंपनी बेयर कर रही है आपके पर्सनल यूज के लिए गाड़ी के खर्चे।
क्या ये बात क्लियर है? फिर आता है इंप्लॉयर इंप्लॉई। बच्चों इंप्लॉयर इंप्लॉई के केस में दो तीन केस अगेन, ऑफिशियल यूज होगा तो वैल्यू परक्विजिट निल, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल होगा तो दो केस है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी। छोटी बड़ी का मतलब वही है 1.6 लीटर तक, या बड़ी गाड़ी 1.6 लीटर से ज्यादा। छोटी गाड़ी में 600 900 और बड़ी गाड़ी में 900 900। तो भाई साहब आपको याद ऐसे ही करना है, वहां पर पड़ा था 1800 900, 2400 900, 600 900, 900 900। क्या ये बात क्लियर है? बात करें पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज में क्योंकि गाड़ी इंप्लॉयर की है तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार, अगर गाड़ी खरीद कर कंपनी ने आपको दी है, और अगर गाड़ी किराए पर लेकर दी है तो एक्चुअल हायर चार्जेस। और पर्सनल एक्सपेंसेस तो आप खुद उठाते हो, इसलिए वो टैक्सेबल होंगे नहीं। ड्राइवर की सैलरी टैक्सेबल होगी अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर का जो खर्चा है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। केस 3 है इंप्लॉय इंप्लॉयर, जहां पे गाड़ी का मालिक इंप्लॉय है बट गाड़ी के खर्चे इंप्लॉयर उठाता है। अगर ये केस होता है तो ऑफिशियल यूज में वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल में दो केस होंगे, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी। याद रहे इसमें लॉग बुक मेंटेन करना जरूरी होता है केस नंबर 3 में। जहां पर लॉग बुक का मतलब है ये रिकॉर्ड करना जरूरी है कि गाड़ी ऑफिशियल कितना यूज होती है और पर्सनल कितना यूज होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर गाड़ी छोटी है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस ही टैक्सेबल हो जाते हैं, उसमें से माइनस करते हैं 1800 900 या फिर ऑफिशियल परसेंटेज विच एवर इज हायर। तो ऑफिशियल परसेंटेज और जितना भी खर्चा होगा इस खर्चे का ऑफिशियल परसेंटेज जितना होगा, या 1800 900, ये वही 1800 900 है जो एम्प्लॉयर केस नंबर 1 में टैक्सेबल हुआ करता था, उतने तक की गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन दे सकता है। सो विच एवर इज हायर ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर गाड़ी बड़ी है तो 2400 900 और ऑफिशियल परसेंटेज विच एवर इज हायर वो अमाउंट इसमें से लेस हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? गाड़ी पर्सनल यूज के लिए दी जा रही है क्योंकि गाड़ी आपकी खुद की है, तो यहां पे 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट नहीं आएगा, सीधा एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस प्लस एक्चुअल ड्राइवर सैलरी आएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ यूज ऑफ एनी अदर व्हीकल। अगर कोई और व्हीकल दिया, मोटर कार नहीं दी, कोई और व्हीकल है, ठीक है, या तो स्कूटर, ठीक है, अदर कोई कन्वेंस दिया, ऑफिशियल यूज में निल। अगर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है तो इसमें कोई क्यूबिक कैपेसिटी नहीं होता, सीधा सीधा जितना भी खर्चा होगा, ठीक है, उसमें से 900 रुपए पर मंथ या ऑफिशियल एक्सपेंसेस विच एवर इज हायर, ये ऑफिशियल परसेंटेज विच एवर इज हायर वो अमाउंट इसमें से माइनस कर देंगे। और गाड़ी अगर अगर वो स्कूटर मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए दी गई है तो ऐसे केस में एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस आपको टैक्सेबल हो जाएंगे। सिर्फ इसमें एक ही केस हम लोग समझते हैं, वो है एम्प्लॉय इंप्लॉयर। मतलब स्कूटर आपका है एम्प्लॉय का, और यूज कौन कर रहा है और उसके खर्चे कौन उठा रहा है? एम्प्लॉयर उठा रहा है। जनरली यही केस होता है। अब तुम बोलोगे सर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हुआ तो, अगर देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हुआ ना तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट लगाओ। यूज ऑफ मूवेबल एसेट तो हम पढ़ ही चुके हैं परक्विजिट नंबर 2, वहां पर वही वाला पॉइंट लग जाएगा। इज दैट क्लियर? सर अगर कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से चार्ज कर लिया तो अगर परक्विजिट वैल्यू निकालने के लिए अगर उन्होंने कुछ परक्विजिट प्रोवाइड करने के साथ साथ आपसे कुछ पैसे चार्ज किए तो वो माइनस तभी होंगे अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है नंबर 1 और गाड़ी सिर्फ पर्सनल यूज के लिए दी गई है। ठीक है, तो इसमें दो केस देखो, गाड़ी एम्प्लॉयर की है यानी केस 1 और केस 2, और फिर वो भी पर्सनल पर्पस के लिए, तभी जो आपसे पैसे चार्ज किए गए हैं वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट में से माइनस होंगे, वरना वो वैल्यू परक्विजिट में से माइनस नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाती है एजुकेशन फैसिलिटी। बच्चों एजुकेशन फैसिलिटी में दो केस होते हैं, या तो एजुकेशन फैसिलिटी मेंटेन बाय एम्प्लॉयर होगा या मेंटेन बाय एम्प्लॉय होगा। मेंटेन बाय एम्प्लॉयर का मतलब है उसका खुद का स्कूल है या खुद का टाई अप है कोई, और मेंटेन बाय एम्प्लॉय का मतलब आप अपनी मर्जी से अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते हो, उसकी रीइंबर्समेंट अपने एम्प्लॉयर से ले लेते हो। सो अगर मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है तो इसमें एक्चुअल एक्सपेंसेस में से 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड माइनस हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये है एज पर इनकम टैक्स सर्कुलर 15/2001। बच्चों मैं आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव व्यू भी लिखवा रहा हूं यहां पर। अदर व्यू इज इफ एक्सपेंडिचर एक्सीड्स 1000 पर मंथ इट शुड बी फुली टैक्सेबल। देखो इनकम टैक्स लॉ में तो आज तक ये लिखा हुआ है कि 1000 रुपए से ज्यादा होगा, जैसे 1100 रुपए की एजुकेशन फैसिलिटी मिली तो फुली टैक्सेबल हो जाना चाहिए। हालांकि आप सर्कुलर व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना आंसर मेंशन कर सकते हो, और वो है 1000 में माइनस करके 100 रुपए टैक्सेबल। क्या ये बात क्लियर है भाई? 1100 है, 1000 माइनस कर दो, 100 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा पर मंथ पर चाइल्ड। अच्छा, नो रिस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो ये बात आपको दोनों ही ध्यान होनी चाहिए। हालांकि स्टडी मटेरियल्स जो है वो 1000 रुपए माइनस करके चलते हैं, इसीलिए मैंने आपको दोनों आंसर्स बता दिए। मेंटेन बाय एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज फुली टैक्सेबल। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड
अगर फैसिलिटी किसी और एम्प्लॉय के किसी फैमिली मेंबर को दी गई है तो ऐसे केस में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, चाहे वो फैसिलिटी मेंटेन बाय एम्प्लॉयर ही की ना हो। मतलब एम्प्लॉयर ही मेंटेन कर रहा है फिर भी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर आपसे कुछ पैसे चार्ज किए गए हैं तो वो एम्प्लॉय से कुछ पैसे चार्ज किए गए तो वो अमाउंट उसमें से माइनस हो जाएगा फ्रॉम वैल्यू ऑफ परक्विजिट। परक्विजिट नंबर 7, अगर कंपनी एम्प्लॉय को टूरिंग ट्रेवलिंग अकोमोडेशन की फैसिलिटी देता है, ठीक है, ड्यूरिंग हॉलीडेज, जैसे कि हॉलीडे होम फैसिलिटी, तो इसमें दो केस है, मेंटेन बाय एम्प्लॉयर या मेंटेन बाय एम्प्लॉय। मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है तो वैल्यू ऑफ सच सिमिलर, जो भी सिमिलर पैकेज होगा, जो सिमिलर टूरिंग कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा अगर मेंटेन बाय एम्प्लॉयर का केस है। और अगर मेंटेन बाय एम्प्लॉय का केस है तो ऐसे केस में एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज फुली टैक्सेबल। क्या ये बात क्लियर है भाई? समझ गए ना? हॉलीडे होम फैसिलिटी ये एलटीसी नहीं है, एलटीसी अलग परक्विजिट है। ये है आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है, विद इन इंडिया भी हो सकती है। आप टूरिंग ट्रेवलिंग अकोमोडेशन सब कुछ मिला के कंपनी ने आपको पैकेज दे दिया, तो ऐसे केस में दो केस है, या तो वो मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है या मेंटेन बाय एम्प्लॉय है। अगर मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है तो मैंने आपको बोला ना, सिमिलर पैकेज की वैल्यू क्या होगी, वो वाला अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। परक्विजिट नंबर 8, अगर गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर की फैसिलिटी दी गई है तो इसमें दो केस होंगे, मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन बाय एम्प्लॉय। मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और अगर मेंटेन बाय एम्प्लॉय है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। बच्चों मेंटेन बाय एम्प्लॉयर का मतलब समझ गए ना, अपनी खुद की गैस की कंपनी, बिजली की कंपनी है या टाई अप है उस कंपनी के साथ। वैल्यू ऑफ गिफ्ट दो केस होते हैं, मॉनेटरी या गिफ्ट इन काइंड। मॉनेटरी गिफ्ट बच्चों अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है फुली टैक्सेबल होता है, बट इन काइंड होता है तो 5,000 की लिमिट है, 5,000 से ज्यादा होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। देखो अगेन एज पर इनकम टैक्स सर्कुलर, अगर 6,000 का गिफ्ट मिला है तो 6 में से 5,000 माइनस करके 1,000 रुपए टैक्सेबल होना चाहिए। बट दूसरा व्यू क्या है कि गिफ्ट वैल्यू अगर 5,000 से ज्यादा है तो फुली टैक्सेबल होना चाहिए। तो आप अगर स्टडी मटेरियल के आंसर्स में पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आंसर ये होगा 1,000। बट यस, कई बार सजेस्टेड आंसर्स में इंस्टीट्यूट दोनों प्रेजेंट करता है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। गिफ्ट वैल्यू अगर 5,000 से ज्यादा होगा तो फुली टैक्सेबल होगा। मान लो अगर गिफ्ट 6,000 का मिल रहा है तो पूरा 6,000 टैक्सेबल हो जाएगा। बच्चों फैसिलिटी नंबर 10, लंच फैसिलिटी। लंच फैसिलिटी में आते हैं 4 पॉइंट्स। एक, टी स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। अगर टी स्नैक्स ऑफिस आवर्स के दौरान प्रोवाइड किए गए तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल। अगर लंच फैसिलिटी ऑफिस आवर्स के दौरान प्रोवाइड किए गए तो एक्चुअल एक्सपेंसेस में से 50 रुपए पर मील पर डे आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज ना गिवन हो, वर्किंग डेज, तो भाई साहब आपको एज्यूम कर लेंगे 300 दिन एज्यूम कर लेंगे। ओके, लंच फैसिलिटी अगर नॉन ऑफिस आवर्स में दिया जाए तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड विल बी टैक्सेबल, ऑब्वियसली टैक्सेबल होना चाहिए। अगर लंच फैसिलिटी प्रोवाइड की गई रिमोट एरिया में तो लंच फैसिलिटी रिमोट एरिया में तो वैल्यू परक्विजिट शुड बी निल, निल ही होनी चाहिए। ऑफिस आवर्स मतलब एक्सटेंडेड आवर्स, मतलब आप हॉलीडेज में भी अगर काम कर रहे हो तो उसको भी ऑफिस आवर्स ही बोलते हैं। इज दैट क्लियर? एक है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्लब फैसिलिटी। ये भी दोनों के आंसर सिमिलर है तो मैंने एक साथ लिख दिया। अगर ऑफिशियल यूज के लिए दिया गया है, अगर ऑफिशियल यूज के लिए दिया गया है तो यहां पर वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल। पर्सनल यूज के लिए दिया गया है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी। अगर कंपनी डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी दे रही है अपने एम्प्लॉय को तो इसके अंदर दो केस है, या तो अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर या अरेंज्ड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ। अगर एम्प्लॉयर अरेंज कर रहा है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड आपको टैक्सेबल हो जाएगा, और अरेंज बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ है तो ये तो एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर बन जाएगा, जो कि एक सेपरेट परक्विजिट है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इसमें टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब टैक्सेबल तो दोनों में ही होगा। इसको डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी बोलते हैं, बट इसको डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर। इज दैट क्लियर? परक्विजिट नंबर 14, एलटीसी सेक्शन 10(5). बच्चों एलटीसी में आप एम्प्लॉय को लीव ट्रेवल के लिए, मतलब ट्रेवल के लिए, ट्रेवलिंग के टिकट्स रीइंबर्स कर देता है कंपनी, तो ऐसे केस में आपको एग्जेम्पशन मिलती है। अब एग्जेम्पशन की बात अगर हम करें तो कितनी एग्जेम्पशन मिलती है ट्रेवल टिकट्स की रीइंबर्समेंट पे? तो अगर जर्नी इज परफॉर्म बाय एयर, बाय ट्रेन या बाय बस, अगर जर्नी इज परफॉर्म बाय एयर है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेयर ऑफ इकोनॉमी क्लास बाय नेशनल कैरियर बाय शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, इकोनॉमी क्लास के टिकट तक।
ट्रेन के केस में बाय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन टिकट बाय शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज एग्जेम्प्ट। और बाय बस है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेयर ऑफ एसी डीलक्स बस बाय शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज एग्जेम्प्ट। तो बाय एयर में इकोनॉमी क्लास टिकट, बाय ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी डीलक्स ट्रेन, एसी ट्रेन, और बस में एसी डीलक्स बस, ये टिकट एग्जेम्प्ट हो जाती है। बच्चों 4 साल के ब्लॉक होते हैं, कैलेंडर ईयर्स के 4 कैलेंडर ईयर्स के ब्लॉक होते हैं, और ओनली 2 एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम। अगर कोई एग्जेम्पशन बच जाती है, ठीक है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो किसी एक को, बट उसके साथ शर्त यह होती है कि उसको अगले ब्लॉक के पहले साल में यूज करना जरूरी होता है। फैमिली में क्या आते हैं? स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर्स, डिपेंडेंट सिस्टर्स, ये सब फैमिली के अंदर आते हैं। इनकी टिकट्स की भी आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेड बाय एम्प्लॉयर। याद है अभी डोमेस्टिक सर्वेंट में भी पढ़ा था, कह रहे कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय की है बट अगर एम्प्लॉयर ने मीट आउट कर दी है तो वो आपको टैक्सेबल होगी। कोई भी खर्चा जो एम्प्लॉय का था एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, दैट शुड बी अ परक्विजिट, तो वो टैक्सेबल होगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अंडर ईसॉप, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर्स दे दिए सस्ते रेट पर, भाई ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो 100 रुपए वाला शेयर है 80 रुपए में दे दिया, तो जो 20 रुपए सस्ता दिया वो टैक्सेबल हो जाएगा 20 रुपए। मेडिकल फैसिलिटी, बच्चों मेडिकल फैसिलिटी के अंदर 2 केस होते हैं, इन इंडिया दिया गया या आउटसाइड इंडिया दिया गया। इन इंडिया अगर दिया गया तो इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिया, वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल। हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, वहां दिया गया, वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल। हॉस्पिटल ओन्ड अप्रूव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल डिजीज, मेडिकल डिजीज की ट्रीटमेंट कराने के लिए जो अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं वहां पे ट्रीटमेंट दी जा रही है, और वहां के लिए अगर कोई खर्चा हो रहा है और उसके लिए पैसा अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो इट इज फुली एग्जेम्प्ट, कोई टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट नर्सिंग होम्स, प्राइवेट क्लिनिक्स में अगर आपको ट्रीटमेंट कराया जाता है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर क्या हो जाएगा? फुली टैक्सेबल हो जाएगा। बच्चों अगर फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया दी जा रही है तो इसके अंदर 3 केस होंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, कॉस्ट ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट अलॉन्ग विद 1 अटेंडेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑफ पेशेंट अलॉन्ग विद 1 अटेंडेंट। बच्चों मेडिकल ट्रीटमेंट कराने की बात करें तो इट इज एग्जेम्प्ट अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, आरबीआई तक की जो लिमिट होगी उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। स्टे के बात करें तो स्टे में एग्जेम्प्ट होगा जितनी लिमिट आरबीआई देगा उतनी। बट ट्रेवल की बात करें तो ट्रेवल का अमाउंट एग्जेम्प्ट तब होगा अगर तुम्हारी इनकम 2 लाख रुपए तक की रहती है, तो अगर तुम्हारी इनकम 2 लाख रुपए तक की रहती है तो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बच्चों टैक्स फ्री परक्विजिट जानने बहुत जरूरी है। कौन से परक्विजिट है जो टैक्स फ्री है? हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज विद फैमिली मेंबर्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, ठीक है, अगर एम्प्लॉइज की हेल्थ इंश्योरेंस कराई जाती है उनकी फैमिली के साथ, टैक्स फ्री है वो। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय टैक्स फ्री है। टेलीफोन फैसिलिटी टैक्स फ्री है। परक्विजिट अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज को दिया जाता है या इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु हैव बीन पोस्टेड अब्रॉड उनको दिया जाता है, ये फुली एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री। बच्चों प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं तो प्रोविडेंट फंड 5 टाइप के होते हैं। एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एएसएफ अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, इसके अलावा पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बच्चों अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एसपीएफ में इट इज फुली एग्जेम्प्ट, आरपीएफ में इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, ठीक है। पहले एसपीएफ की बात ही करते हैं सिर्फ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है एसपीएफ में फुली एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन कर रहा है ड्यूरिंग द सर्विस तो उसकी डिडक्शन मिल जाती है एसपीएफ में। इंटरेस्ट फुली एग्जेम्प्ट होता है, अमाउंट आफ्टर रिटायरमेंट जो मिलता है वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। एसपीएफ क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है ना, इसलिए ज्यादा एग्जेम्प्ट होता है और डिडक्शन भी मिल जाती है। आरपीएफ की बात करें तो इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग द सर्विस उसकी डिडक्शन मिल जाती है 80C में। इंटरेस्ट जो भी क्रेडिट होगा ड्यूरिंग द ईयर वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट हो जाता है इंटरेस्ट का अमाउंट, और अमाउंट रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट फुली एग्जेम्प्ट। अगर हम बात करें यूआरपीएफ के केस में तो भाई फुली एग्जेम्प्ट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये फंड अनरिकॉग्नाइज्ड होते हैं तो इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को पता ही नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता है ये बारे में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बारे में, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि एम्प्लॉयर पैसा डाल रहा है कौन से फंड में डाल रहा है, क्योंकि ये फंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनरिकॉग्नाइज कर दिया है, रिकॉग्निशन ही नहीं दी है। तो ऐसे केस में ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो नो डिडक्शन, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा एग्जेम्प्ट, फुली एग्जेम्प्ट, बट
क्योंकि ये गलत है भाई कि ऐसे फंड को हम गवर्नमेंट वो दे रहा है, इंकरेजमेंट दे रहा है। तो जब ये पैसा आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा ना एक साथ, तो सारा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। ये देखो नोट में लिखा है, इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो उसमें होगा और जो इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। जो इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो फुली एग्जेम्प्ट होगा, और जो इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। बच्चों अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड ये भी एसपीएफ की तरह इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन फुली एग्जेम्प्ट, डिडक्शन मिल जाएगी अगर इंप्लॉय डालेगा तो, इंटरेस्ट फुली एग्जेम्प्ट, अमाउंट रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट फुली एग्जेम्प्ट। पीपीएफ में इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता नहीं है, अगर इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो बच्चों वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा, वो इंप्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय इंप्लॉयर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द सर्विस नॉट एप्लीकेबल लिखा है, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द सर्विस उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू ड्यूरिंग द सर्विस जो भी इंटरेस्ट होगा वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आफ्टर रिटायरमेंट जो भी अमाउंट मिलेगा वो फुली एग्जेम्प्ट रहेगा पीपीएफ में। सैलरी का मतलब क्या है? यहां पर जो 9.12% ऑफ सैलरी लिखा है वही बेबी सैलरी, बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन से वाली, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाली। बच्चों एक सेक्शन नंबर 89 है उसमें रिलीफ मिलती है, 89(1), 89(2) रिलीफ रिलेटेड टू एरियाज और एडवांस ऑफ सैलरी, ये फैमिली पेंशन है, ये तो अदर सोर्सेज में आता है। 89(1) की रिलीफ की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है रिलीफ निकालने के लिए? सबसे पहले कंप्यूट द टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच एरियर्स और एडवांस रिसीव, जिस ईयर में एरियर और एडवांस रिसीव हुए एरियर को इंक्लूड करके हम लोग टैक्स निकाल देंगे। स्टेप नंबर 2, जिस ईयर में एरियर रिसीव हुए उस ईयर में एरियर को एक्सक्लूड करके टैक्स निकाल दो, और फिर स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 4 आ जाएगा, उस साल से जिस साल से एरियर रिलेटेड है उस साल का टैक्स निकालो एरियर को इंक्लूड करके, फिर जिस साल से एरियर रिलेटेड है स्टेप नंबर 5 उस साल का टैक्स निकालो एरियर को एक्सक्लूड करके, और फिर स्टेप नंबर 6, स्टेप 4 माइनस स्टेप 5, और फिर रिलीफ मिलेगा स्टेप 3 माइनस स्टेप 7। तो ये आसान है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या है? बच्चों सेक्शन नंबर 17(3) प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, जिसमें बात करता है टर्मिनल कॉम्पेंसेशन। जितना भी कॉम्पेंसेशन टर्मिनेट होने के बाद, मतलब आफ्टर योर रिटायरमेंट, आप जब टर्मिनेट हो जाते हो, ठीक है, तो आपको पैसा मिलता है, तो उसको टर्मिनल कॉम्पेंसेशन को प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोलते हैं। पेमेंट फ्रॉम यूआरपीएफ, अगर कोई अनअप्रूव फंड से पैसा मिल रहा है, इंप्लॉयर मतलब गवर्नमेंट दे रहा है, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है किसको? इंप्लॉय को, तो वो जो इंप्लॉयर और ये वाला जो पैसा नहीं था, इंप्लॉयर और इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉयर सैलरी में टैक्सेबल कर रहे थे, इसको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सर कीमैन पॉलिसी अगर एक्सपायर हो जाए, कीमैन पॉलिसी का जो पैसा टर्म एक्सपायर हो जाए, तो ऐसे केस में अगर वो इंप्लॉय को पैसा दे दिया गया तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, और उसको बोलेंगे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सर बिफोर ज्वाइनिंग कोई लालच दिया गया, बिफोर ज्वाइनिंग कुछ पैसा देकर, या आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद अगर पैसा दिया गया तो वो भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी माना जाएगा। और एनी अदर सम रिसीव बाय एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय पैसा रिसीव करता है बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट, हम उसको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोलेंगे अगर वो एम्प्लॉयर से मिलता है तो। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हम बढ़ी चुके हैं, 20% और मोर जब किसी कंपनी में होता है तो हम उसको सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, देखो सैलरी हेड में टैक्सेबल तभी होगा जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, वरना वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, तो ये देखना जरूरी है। नाउ एक डिफरेंस है जो कोई आ सकता है, फॉरगोइंग और सरेंडर ऑफ सैलरी। फॉरगो मतलब सैलरी छोड़ना, सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब भी सैलरी छोड़ना। फॉरगो का मतलब है आपने एम्प्लॉयर को मना कर दिया कि आप मुझे सैलरी मत दो, गवर्नमेंट कहता है ये सैलरी आपको टैक्सेबल होगी, आप एम्प्लॉयर को मना कर रहे हो, भाई वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, सैलरी एक्रू हो गई है, आपने मना कर दिया लेने से, कोई बात नहीं, आपको टैक्स आप ही को देना है। जबकि सरेंडर ऑफ सैलरी के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है कि अगर आप वॉलंटरली सैलरी को सरेंडर करते हो किसको? गवर्नमेंट को, तो एज पर वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट आपको वो एग्जेम्पशन मिल जाएगी, आपको टैक्स नहीं देना होगा। बच्चों सेक्शन नंबर 16 पे आते हैं, डिडक्शन, और इसमें 3 सेक्शन है। 16(1) है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपए फिक्स है। 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 16(3) प्रोफेशनल टैक्स। बच्चों इट इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे आप जॉब ज्वाइन करते हो वहां स्टेट गवर्नमेंट, और ये डिपेंड करता है, हर स्टेट में नहीं होता है, कहीं में होता है, कहीं में नहीं होता, ठीक है।
बच्चों इट इज अलाउड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने पे किया। अगर एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, और अगर एम्प्लॉय ने पे कर दिया तो भी मिल जाएगी। हाँ, अगर एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो आपको टैक्सेबल भी होगा, बिकॉज ये बन जाएगा एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर। फटाफट सेक्शन की रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 15 हो गया बेसिस ऑफ चार्ज, 16(1) है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, 16(3) प्रोफेशनल टैक्स, 17(1) सैलरी की डेफिनेशन है, 17(2) परक्विजिट्स, 17(3) प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, 10(5) एलटीसी, 10(10) ग्रेचुटी, 10(10) ए पेंशन, 10(10) AA लीव सैलरी, 10(10) बी रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, 10(10) सी वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, 10(13) ए एचआरए, 10(14) नोटिफाइड अलाउंसेस। आखिर में हम लोग अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है न्यू रिजीम। सर डिफॉल्ट रिजीम में बताओ ना कि ऐसा क्या करना होता है। बच्चों एक बात तो ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा अबाउट न्यू रिजीम तो हम लोग हमेशा मतलब रिजीम के बारे में नहीं बोल रहे, तो हम लोग न्यू रिजीम मान के चलेंगे। और न्यू रिजीम में फॉलोइंग एग्जेम्पशंस आर नॉट अलाउड। नंबर 1, 10(5) एलटीसी नहीं मिलता, याद रखना एलटीसी नहीं मिलता। 10(13) एचआरए नहीं मिलेगा, एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। नोटिफाइड अलाउंसेस जितने भी हैं वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगी, 3 की मिल जाएगी। 3 ऐसे अलाउंसेस है जिनकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ट्रेवलिंग, डेली, कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट। ये 4 ऐसे अलाउंसेस हैं जिनकी एग्जेम्पशन गवर्नमेंट कह रहा है हम दे देंगे, ठीक है, न्यू रिजीम में भी। सेक्शन 17(2) जो भी पर्सनल पर्पस के लिए परक्विजिट्स होते हैं वो आपको जो एग्जेम्पशन इसमें मिलती थी वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। और 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा और प्रोफेशनल टैक्स भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। सो बस इन 5-6 बातों का ध्यान देना है और इस चीज को अपने एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करता है। दैट्स इट बच्चों, बस ये बात को ध्यान रखो और हमारा खत्म। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।